गुड। काफी टाइम से रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा था। अच्छा वो हो गया। चलो आज हम करने वाले हैं केशी कंपनी का ये समाज करने वाले हैं। इन्होंने हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, बेस्ड ऑन द टू हेजिंग चॉइसेस केशी कंपनी इज कंसिडरिंग recommend a hedging strategy for $18 million borrowing. Support your answer, appropriate calculations and discussions. ए पार्ट। चलो ट्राई करते हैं अभी। केशी कंपनी इज अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी with a number of international subsidiary companies. Okay, international company with a number of international subsidiary companies. A centralized treasury department manages Keshi company and its subsidiaries, borrowing requirements, cash surplus investment, and financial risk management. Financial risk is normally managed using conventional derivative products such as forward, future options, and swaps. Hedging information. Assume it is 1st of December 2018 today. And Keshi is expecting to borrow 18 million on 1st of November 19. मुझे फर्स्ट मैंने नवंबर पढ़ा, आई एम सो सॉरी, 1 फरवरी 19। मैं कैसा हूँ भाई। छोड़ो, मुझे बोरो करने हैं अभी। बीच में कितना आता है, दिसंबर जैन, तो 2 ही महीने आते हैं बीच में, तो मैं बीच में लिखूंगा 2 महीने ऐसे। ठीक है ना। 2 मंथ्स मैंने मैंने लिख दिए। फॉर अ पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, मुझे ये 7 महीनों तक के लिए चाहिए, ताकि मतलब मैं 7 महीने तक का ये मेरा लोन रहेगा। तो 7 महीने फरवरी से कितने होते हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो मैं 31st ऑफ अगस्त, तो एक तरीके से 1st ऑफ सितंबर को मैं ये सारा का सारा रीपे कर दूंगा। ठीक है ना। अभी इट कैन ईदर बोरो दिस फंड एट अ वेरिएबल रेट ऑफ एसओएफआर। एसओएफआर इज एज गुड एज लाइक एक्स। ठीक है ना, मतलब बेस रेट, बेसिकली बेस रेट प्लस 40 बेसिस पॉइंट्स, और फिक्स्ड रेट ऑफ 5.5। एसओएफआर इज करंटली 3.8, बट केशी कंपनी फील्स that this could increase or decrease by 0.5% over the coming months due to increasing uncertainties in the market. The Treasury Department is considering whether or not to hedge the 18 million using either exchange traded March options और ओवर द काउंटर स्वैप ऑप्शंस ऑफर्ड बाय रोजू बैंक। मैं ऑप्शन के साथ काफी कॉन्फिडेंट हूँ, स्वैप के साथ थोड़ा नहीं हूँ। तो पहले ऑप्शंस ही करते हैं सिर्फ। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ये है, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कोड्स फॉर मार्च ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर एन अप्रोप्रिएट एक्सचेंज। द ऑप्शंस आर बेस्ड ऑन 3 मंथ फ्यूचर्स, 1000 कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड ऑप्शंस प्रीमियम आर एस। ठीक है ना। चलो, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैं क्या करूंगा, लोन अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट साइज, लोन पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है ना। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे मिलेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तब हमको मिलेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। लोन अमाउंट कितना है मेरा, 18 मिलियन, 1 2 3, 1 2 3। कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी यहाँ पे कितना है, ये चाहिए रहेगा। ऑप्शंस आर बेस्ड ऑन 3 मंथ फ्यूचर्स, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड ऑप्शन प्रीमियम आर एनुअल परसेंट। ठीक है ना। 1 2 3, 1 2 3। लोन पीरियड, लोन पीरियड मेरा कितना है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो मेरे को पता है 3 है। लोन पीरियड मेरा कितना है, यहाँ पे ऊपर लिखा था मैंने, 7 महीनों का है। चलो गुड, तो मेरे को नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं 42 के। ठीक है।
फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स निकालता हूँ। अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स में क्यों निकालता हूँ? क्योंकि वो मेरे फॉर्मूला में आते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस के। तो अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स, दिस इज अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट। एक्चुअली ऐसे क्यों करता हूँ मैं, कल तो मैं, रुक जाओ। ओपनिंग क्लोजिंग बेसिस अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। ओपनिंग मेरा कितना है पता है? ओपनिंग मेरा हमेशा रहता है 100 माइनस बेस रेट। बेस रेट मेरा यहाँ पे कितना है करंटली? देखो एस ऑफ इज करंटली 3.8, तो 100 माइनस 3.8। अरे 100 माइनस 3.8। अब आता है क्लोजिंग। मेरे को क्लोजिंग का एक रेट तो लगेगा यार, फ्यूचर्स का। मेरे को इन्होंने एक्चुअली मतलब वो देना चाहिए, बट वो कहाँ पे होगा? ऑप्शन ये मार्च अप्रोप्रिएट, ठीक है। Options strike price are quoted at basis 100 minus annual yield rate. Settlement options contracts at the end of the March. And the current basis of the March futures is 44 points. They expected that to be 33 points in 33 points on 1st of January 19, 22 basis points of 1st of February 19, and 11 basis points 1st of March 19. हम्म एक्चुअली मुझे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ही देना चाहिए था, बट वो उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया नहीं है। अभी देखो, द करंट बेसिस ऑन मार्च फ्यूचर्स प्राइस इज 44 पॉइंट्स। इट इज एक्सपेक्टेड 33 पॉइंट्स ऑन 1st of January 19। ठीक है। मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो यही है जो है। ठीक है ना? मुझे तो यही यही लग रहा है। ये लोग क्या बोले, द करंट बेसिस ऑन मार्च फ्यूचर्स इज 44। तो इन्होंने हमें डायरेक्टली बेसिस की वैल्यू दे रहे हैं बेसिकली, है ना? और ये लोग ने बोला 22 बेसिस पॉइंट्स ऑन 1st of February 19। तो मेरे को तो 1st of February 19 का ही चाहिए था ना। हम्म लेट्स डू वन थिंग। मैं बोलता हूँ, पता है क्या, करंट मार्च फ्यूचर्स का ले लेते हैं, चाहिए तो अभी के लिए। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली बेसिस दिया है, तो यहाँ पे 0.44 लिख देता हूँ। ये मेरे मार्च के हैं ना, ये मेरे मार्च के हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम्म अभी दिसंबर फरवरी मार्च नहीं, दिसंबर जैन फेब मार्च, तो यहाँ पे 4 महीनों के आते हैं। मेरे को कितना महीना पीछे है? मुझे 2 महीने पीछे आना है। तो मैं ऐसे ऐसे डिवाइड बाय ऐसे, अनएक्सपेक्टेड बेसिस बेसिस पॉइंट 0.22। तो इसलिए वही आता हूँ मैं, 22 बेसिस पॉइंट्स ऑन 1st of 9। मतलब मैं कहीं ना कहीं लैंड तो वहीं पे कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा उल्टा आया एक्चुअली इस वाले केस में। ठीक है, मैं आता हूँ फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस वाले केस में। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या है मेरा? 100 माइनस करंट फ्यूचर प्राइस माइनस अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे दो सिनेरियोज है ना, इंक्रीज बाय 0.5% और डिक्रीज बाय 0.5%। तो इंक्रीज बाय 0.5% एंड डिक्रीज बाय 0.5%। 100 करंट बेस रेट क्या दिया गया है? 3.8 प्लस 0.5, 0.8 माइनस 0.5।
करंट फ्यूचर प्राइस मैं चीज इसको बाजू में लिख देता हूँ यहाँ पे, इज दिस। फिगर्स तो काफी अच्छे आए हैं वैसे तो, लग तो कॉन्फिडेंस रहा है, लेकिन मेरे को ये अनएक्सपेक्टेड बेसिस पर मैं थोड़ा सा ना मतलब ऐसा पता नहीं क्यों हिचकिचाहट सी हो रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स पे। मैं ना जरा ये चेक करना पसंद करूंगा एक्चुअली, 95.48 और ये ना, चलो ये देखो 96.48 बराबर है 95.48, चलो गुड यार, थैंक गॉड। सही है, मेरे को लगा था गलत किया, चलो सही। पर्टिकुलर्स अभी यहाँ पे कैसे करूँ, मैं मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं पता है यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंक्रीज ऑफ 0.5%, डिक्रीज ऑफ 0 पॉइंट। तो मैं एक्चुअली इन लोग का मेथड कैसा रहता है, ये लोग इंक्रीज को एक जगह पे और डिक्रीज को दूसरी जगह पे ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ। बट एनी वेज यार दैट वोंट मेक अ डिफरेंस, है ना। स्ट्राइक प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या है, अरे इधर 95.5, 96, तो यहाँ पे आता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों जगह पे उतने ही मतलब वो वैल्यूज के लिखूंगा बेसिकली, है ना। तो जैसे यहाँ पे इंक्रीज होगा 95.5 से, यहाँ पे 96 से, कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद अभी यहाँ पे आएगा, नीचे आ जाता हूँ, हाँ ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस 95.48, दोनों को एक 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 बार 95.48 से कंपेयर करूंगा। नहीं सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज ऑफ, एक मिनट, हाँ, नहीं रुक जाओ, यहाँ पे एक बार मैं स्ट्राइक प्राइस 95.5 लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार 96 ले लेता हूँ, हाँ ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर दोनों को इक्वल कंपैरिजंस नहीं मिल मिल पाते ना यार, फिर दोनों को फिर अलग अलग कंपैरिजंस मिलते हैं बेसिकली, वो सीन हो जाता है ऐसा। अगर ये अगर डिक्रीज वजह को, तो देखो डिक्रीज के टाइम पे डिक्रीज का डाल दिया, इंक्रीज के सामने इंक्रीज का डाल दिया, अरे मैंने कंट्रोल एन दबा दिया, तो इसलिए इंक्रीज के सामने इंक्रीज चला गया, डिक्रीज के सामने डिक्रीज चला गया, दोनों को एक एक बार दोनों दोनों के साथ कंपैरिजन का मौका मिलना चाहिए। अब ये इम्पैक्ट मैं करता हूँ इंटरेस्ट रेट टर्मिनोलॉजी, इंटरेस्ट रेट टर्म्स के हिसाब से, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 माइनस दिस, सेम चीज यहाँ पे 100 माइनस दिस, एक्सरसाइज और नॉट क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बोरो, तो मुझे लोन है, बराबर है। अभी इंटरेस्ट रेट द हायर द वर्स द लोअर द बेटर, बराबर है, क्योंकि लोन है तो इंटरेस्ट पे करना है। अभी स्ट्राइक प्राइस है 95 का, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है 95.2 का, मैं तो लो पे करूंगा, तो यस, यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है कम आया है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अगेन द लोअर द बेटर, तो सर हाँ द द लोअर द बेटर, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा बिकॉज 4% ही है, सो यस। और यहाँ पे द लोअर द बेटर, तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे मतलब वापस मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं मार्केट के लिए जाऊंगा ना 30, तो मैं इसको लैप्स कर दूंगा, इसको भी मैं लैप्स कर दूंगा, और सेम चीज मैं यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा 4.5 और 4% कम है 4.5, तो मैं इन दोनों को एक्सरसाइज कर दूंगा। अभी लेकिन जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम तो मैं हर किसी पे करूंगा। अब प्रीमियम में कैसे पे करूंगा, 95.5, 95.5 का, अब मैं कॉल कर रहा हूँ कि पुट कर रहा हूँ, मैं तो इसे ऐसे समझता हूँ, बोरो है, लोन है, तो मतलब बोरो, तो बोरो का मतलब होता है पुट ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस में 0.662, अभी यहाँ पे ना 0.662 प्रीमियम पेमेंट है, इनटू, इनटू ये वाला ध्यान रखना, इनटू, हमको यहाँ पे टिक वैल्यू और टिक का वो नहीं दिया गया है, अगर टिक वैल्यू और टिक साइज नहीं दिया है तो मुझे यहाँ पे परसेंट डालना पड़ेगा, इनटू, इनटू व्हाट, इनटू माय कॉन्ट्रैक्ट साइज विच इज
1 लाख, एक एक दो तीन, एक दो तीन, इनटू विच व्हाट इज माय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक्चुअली मैं ऊपर से ही लिंक दे देता हूं अभी के लिए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू पीरियड ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कितना है 3/12 इंटू 3/12। मैं सेम चीज यहाँ पे कंट्रोल सी, सेम चीज यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ये दोनों हो गया। अभी आते हैं 96, पुट ऑप्शन 0.92। सेम चीज कॉपी, एंटर, यहाँ पे सेम चीज पेस्ट, बस यहाँ पे रेट अलग। देखो सेल को कॉपी करके मत करना वरना फिर वो लिंक से हिल जाएगा, है ना। 0.902। एंड सेम चीज यहाँ पे एक्चुअली मैं ऐसे ही कर देता हूँ ना, इज इक्वल टू, क्योंकि रेट तो सेम ही है। चलो ठीक है। अभी आता है गेन। मैं गेन तो सिर्फ दो में ही होगा, है ना। गेन कितना होगा, दिस माइनस दिस। गेन इन वैल्यू, अभी मैं गेन इन वैल्यू करके देखता हूं। दिस परसेंट इंटू 1 लाख इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3/12। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है ना, चलो ये भी हो गया। अभी नॉट डन एनीथिंग, तो मुझे वो करना है। सो करंट बोरोइंग कॉस्ट, करंट बोरोइंग कॉस्ट मेरा क्या है। करंट बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज, इंक्रीज के टाइम में मेरा करंट बोरोइंग कॉस्ट है 3.8%, विच इज माई बेस रेट, विच इज माई बेस रेट। इंक्रीज बाय हाउ मच डू हैव टू इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय 0.5%। तो 0.5%, ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज बाय 0.5% जो मार्केट में होने वाला है। और थर्ड चीज क्या होती है, मैं किस रेट पे भैया बोरो कर सकता हूँ। इट कैन ईदर बोरो फंड्स एट SOFR प्लस 40 बेसिस पॉइंट। तो जब जब मैं लोन मतलब वो लेने को जाता हूँ, ये लोग सारा मेरे को 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा चार्ज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस 0.4, प्लस 0.4%, ब्रैकेट क्लोज, इनटू इनटू लोन अमाउंट, इनटू कितने पीरियड के लिए मैं वो लोन ले रहा हूँ, आई थिंक 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा हो गया करंट बोरोइंग कॉस्ट। कंट्रोल सी, वैसे का वैसा, ध्यान रखना वैसे का वैसा यहाँ पे पेस्ट होगा, है ना। वही सब है ना, इंक्रीज ही हो रहा है। करंट बोरोइंग कॉस्ट साथ में बराबर है, सब सेम है। यही चीज यहाँ पे पेस्ट कर दी, यही चीज यहाँ पर भी पेस्ट करनी है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे इंक्रीज ऑफ 0.5 का कॉलम नहीं है, ये डिक्रीज ऑफ 0.5 का कॉलम है। एंटर। सेम चीज यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट मैं निकालता हूं। इफेक्टिव इंटरेस्ट में कैसे निकालता हूं, करंट बोरोइंग कॉस्ट, ये मेरा पुट ऑप्शंस थे, तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ प्रीमियम को और माइनस करता हूँ मेरे गेन्स को। अच्छा मुझे यही चीज करनी है, लेकिन ना मुझे ऊपर हमेशा लिखना रहता है और वो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द पुट ऑप्शंस as the we will use the put options as the contract is a transaction, actually the transaction is of a borrowing, is of borrowing, thus loan comes into play। दिया। अभी मैं करता हूं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब मैं लिंक नहीं दे रहा हूं क्योंकि पता नहीं, बस मेरे को देना नहीं है कि मैं ऐसा ज्यादा हो जाएगा फिर वो, क्योंकि मेरे को ड्रैग भी करना है ना, एक दो तीन, एक दो तीन। This effective interest rate divided by the loan amount into inverse of your period of loan which is 12/7। मैंने यहाँ पे वही किया है ना, डिवाइड बाय, मैंने मल्टीप्लाई बाय मतलब लोन, लोन ही किया ना। हाँ चलो गुड। यही चीज को मैं करूंगा ड्रैग, तो मेरे को कुछ रेट्स मिलेंगे
और मैं इन रेट्स को हाईलाइट कर दूं, भी देखते हैं रेट सारे बराबर है कि नहीं है। 5.34, 5.08, 5.34 और 5.08 ये वाला, क्योंकि ये लोग ने दो इंक्रीज के दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस ऐसा साथ में किया हुआ है। और यहाँ पे डिक्रीज का 4.36, 4.6, 4.36, 4 परफेक्ट परफेक्ट है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सही से आ गए हमको। नाउ वी कम डाउन टू स्वॉप्स। ठीक है ना। तो अभी आते हैं स्वॉप्स की बारी। स्वॉप्स एक्चुअली बस एक फॉर्मेट है जो मैं अपने को याद रखना है, ठीक है ना, सम करने से पहले। स्वॉप्स में क्या दिया है? रोजू बैंक हैज ऑफर्ड केशी स्वॉप विद द काउंटर पार्टी। देखो जब भी स्वॉप आता है ना, मैं सबसे पहले पता है क्या कर देता हूँ, मैं सबसे पहले सब चीजें छोड़ के ना बस एक फॉर्मेट बना देता हूँ। पर्टिकुलर्स, मेरी कंपनी का नाम क्या है? केशी कंपनी। और काउंटर पार्टी डिफरेंस, फिक्स्ड, फ्लोटिंग। केशी कंपनी का फिक्स्ड कितना है? अच्छा रुक जाओ, अभी ये सब देखना पड़ेगा ना ध्यान से। काउंटर पार्टी दैट कैन बोरो वेरिएबल रेट ऑफ एसओएफआर प्लस 30 बेसिस पॉइंट्स और 4.6। ठीक है, तो काउंटर पार्टी जो है 4.6% पे कर सकती है, या फिर एसओएफआर प्लस 0.3% पे कर सकती है। वह केशी बैंक रिसीव्स 70% ऑफ एनी बेनिफिट्स accruing फ्रॉम अंडरटेकिंग द swap। वह केशी कंपनी रिसीव 70% ऑफ एनी बेनिफिट्स, ठीक है, प्रायर टू एनी बैंक चार्जेस। और फिर बैंक कितना इतना इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, बट मेरा भी कुछ तो था ना ऊपर यार, मेरा भी है इधर। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फिक्स रेट ऑफ 5.5 पे कर सकता हूँ। और ये एसओएफआर प्लस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 0.5%, नहीं वो नहीं, सॉरी, एसओएफआर प्लस 40 बेसिस पॉइंट्स, हाँ, 0.4%। डिफरेंस अब मैं लूंगा दिस माइनस दिस, और यहाँ पे तो क्लियरली 0.1% ही आएगा। तो ये दोनों को माइनस करके 0.8%। अभी इसका ये हो गया मेरा सेव, 0.7, दिस माइनस दिस, 2.4%। चलो, तो ये हो गया मेरा सेविंग्स। अभी ये मेरे सेविंग्स हो गए। अभी ये मेरे इतने हो जाने के बाद मैं एक्चुअली दो सवाल पूछता हूँ। विच रेट हैज द बिगेस्ट डिफरेंस? विच रेट हैज द बिगेस्ट डिफरेंस? विच रेट हैज द बिगेस्ट डिफरेंस? तो रेट हैज द बिगेस्ट डिफरेंस इज फिक्स्ड, तो ये मैं आता हूँ फिक्स्ड। नाउ विच कंपनी शुड बी टेकिंग दैट इंटरेस्ट? सबसे पहले मैं तो ये देख लेता हूँ कि मेरा ये मतलब वो डिफरेंस तक बराबर आया है क्या। 0.8 आया है मुझे एक्चुअली डिफरेंस। ये अभी तक 70 बेसिस पॉइंट्स है, ये देखो मैंने बराबर से किया है ना। नहीं ये पता नहीं, ये नीचे पूरा आंसर है तो मैं थोड़ा जाना नहीं चाहता हूँ वहां पे अभी। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, बाद में चेक कर लेते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये ध्यान रखो कि मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ। फिलहाल, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेरिएबल पे कर रहा हूँ, है ना। एक्चुअली मैंने ऐसा सीखा था कि जो भी मतलब जिसमें भी बड़ा डिफरेंस आता है उसको अपन काउंटर पार्टी के ऊपर डाल देते हैं। फिलहाल जो मैं देखो इसमें पता है कैसे सोचते हैं कि फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ। फिलहाल मैं फ्लोटिंग पे कर रहा हूँ, तो अब मुझे फिक्स पे करना पड़ेगा। तो ये केशी कंपनी हो गई, ये मैं ऐसा पहली बार कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को काउंटर पार्टी नहीं बल्कि फिक्स, मतलब ये केशी कंपनी आया है। तो ठीक है, चेक करते हैं आगे। पर्टिकुलर्स, केशी कंपनी, एंड दिस इज काउंटर पार्टी।
चलो ये दोनों डाल दिए। अभी ये दोनों हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे सेविंग्स लिख देता हूँ। सेविंग्स तो मेरे को पता ही है कितने हैं। इज देयर अ बेटर वे टू राइट दिस? 0.56%, 0.56%, और यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0.56%, और यहाँ पे आएगा 0.24%, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब इसके बाद व्हाट आई वुड डू इज बैंक फीस। तो बैंक फीस कितनी है मेरी? 10 बेसिस पॉइंट, 0.1%, 0.1%। बैंक फीस है तो ये नेगेटिव में होगी। अगेन आई ऑलवेज फॉरगेट दिस। करंट बोरोइंग क्या होगी? करंट बोरोइंग मुझे फिक्स पे करना पड़ेगा, तो मैं 5.5 पे करूंगा, -5.5 पे। और यहाँ पे दूसरे बंदे के पास ऑप्शन नहीं है, तो वो SOFR प्लस 0.3 बेसिस पे करेगा। और फिर यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आता है नेट रिजल्ट। नेट, आई जस्ट होप मेरा ये नेट रिजल्ट सही है। ये क्या रहता है? सम ऑफ दिस 5.04, तो ये बेसिकली 5.04% आया है। इसको मैं जरा ऐसे लिख देता हूँ, ब्रैकेट में 5.04%, ठीक है ना। और यहाँ, अरे यार ये हमेशा नेगेटिव में ले लेता है यार। ठीक है, फिर अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ। जाए तो छोड़ो यार, रुक जाओ छोड़ो इसको, इसको ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा? अभी यहाँ पे आएगा SOFR प्लस 0.3, तो यहाँ पे इसको मिला के SOFR प्लस 0.2, SOFR प्लस 0.44, SOFR प्लस 0.44%। ये है मेरा। मैं सबसे पहले से बस इतना चेक करना पसंद करूंगा पहले। इफेक्टिव बोरोइंग, चलो ये तो बराबर आया 5.04, इसके लिए बराबर आया। और उसके लिए मेन था ना यार। एक्चुअली मैं केशी कंपनी के लिए मेन ढूंढूंगा ना। मैं बाकी तो ठीक है, ये वाला पता नहीं, ये वाला इन्होंने बताया नहीं है शायद यहाँ पे कि उसका क्या हुआ। बट हमारा फॉर्मेट तो यही है गाइस। देखो देखो, सेम चीज, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बराबर है 5.04, तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 5.04 है। और यहाँ पे 5.08 है, 5.34 है। ओके, तो यहाँ पे मेरा खराब हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे मेरा एक्चुअली खराब हो रहा है रेट। मैं समझ स्वैप इज बेटर। ये देखो, तो इन्होंने क्या बोला रिकमेंडेशन में। ये देखो, डू नथिंग, परफेक्ट। इन्होंने ऐसे रेट्स निकाले, तो इन्होंने बोला है बोरोइंग एट फ्लोटिंग रेट एंड अंडरटेकिंग स्वैप इफेक्टिवली fixes the rate at 5.04 of the loan, which is significantly lower than the market fixed rate of 5.5%. On the other hand, doing nothing and borrowing at floating rate minimizes the interest rate at 4.7. Actually, doing nothing best है मतलब इस केस में, against the best choice, which is the swap at 5.04. If the interest rate increase by 0.5%, the interest rates decrease by 0.5%. Doing nothing at borrowing rate at floating rate of 3.7% minimizes the cost compared to the next best choice, which is 95.5 option. On the face of it, doing nothing and borrowing at a floating rate. हाँ, doing nothing. On the face of it, doing nothing and borrowing at a floating rate seems to be a better choice if interest rates increase or decrease by a small amount. But if the interest rates increase substantially, this choice will no longer result in the lowest cost. The swap minimizes the variability of the borrowing rates, while doing nothing and borrowing at a floating rate
maximizes the variability. The swap minimizes the variability of the borrowing rates while doing nothing, and borrowing at floating rate minimizes the variability. If Keshi company wants to eliminate the risk of interest rate fluctuations completely, it should borrow at a floating rate and swap it to into fixed rate. अगर उनको completely मिटाना है fluctuations के दर को, तो पूरी तरीके से fixed rate ही लेना चाहिए, वरना एक्स प्लस वो मतलब बेस रेट तो चेंज होते रहेगा ना, ऐसा ये लोग ने बोला है। आगे, discuss how a centralized treasury department may increase the value for Keshi company and the possible reasons for decentralizing the treasury department। ठीक है। हम्म, यार ये ना, तो हाउ सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट में इंक्रीज वैल्यू ऑफ द कृषि कंपनी पॉसिबल। देखो, जो सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने डिवीजन या अपने सब्सिडरी के बारे में सोचेगा। लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट ओवरऑल कंपनी के बारे में सोचेगा, है ना। सो वो एक पॉइंट है। फिर केशी कंपनी कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलीव्स, एक मिनट पहले तो ये पढ़ लेते हैं ना, दैट द सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी department is necessary in order to increase the shareholder value, but Keshi company's new CFO thinks that having a decentralized treasury department operating across subsidiary companies will be more beneficial. So exactly, a centralized treasury department will think about the company as and the group as a whole, and at the same time, if there are any chances of netting or matching, then those will also be considered, बराबर ना, netting और matching के chances, वरना फिर ये लोग consider नहीं करेंगे। इन a decentralized treasury department netting and matching will become more difficult। तो इससे अच्छा है कि भाई मतलब वो अब तुम्हारे पेरेंट या जो ग्रुप का हेड है वही संभाल लेना, सेंट्रलाइज में ऐसा। Susan Company manufactures chocolate in the country, which most business activities are based on Islamic finance principles. It wants to use salam contracts instead of commodity futures contracts to hedge its exposure to price fluctuations of cocoa. But ये क्वेश्चन ही नहीं कहीं बोला है, और है कौन सूजन कंपनी, तो कुछ दिया ही नहीं है भाई यहाँ पे। चेक करते हैं। फ्री कैश फ्लोज, ये देखो, फ्री कैश फ्लोज एंड देयरफॉर शेयरहोल्डर वैल्यू आर इंक्रीज व्हेन कॉर्पोरेट कॉस्ट्स आर रिड्यूस्ड और एंड और income increase, therefore consideration should be given to how the centralized department may reduce cost and increase income. The centralized treasury department should be able to evaluate the financing requirements of Keshi group, ठीक है ना। एक centralized treasury department को basically should evaluate the financing requirements, कि भाई हमको किस तरीके से फाइनेंस होना है इस कंपनी में as a whole, and may be able to negotiate better rates when borrowing in bulk. The department could operate as an internal bank and undertake matching of funds. बराबर है। Therefore, it could transfer funds from subsidiaries which have spare cash resources or to ones which need them, and thus avoid going into the costly external market to raise funds. The department may be able to undertake multilateral internal netting and thereby reduce costs related to hedging activity. Experts and resources within one location could reduce duplication costs. The concentration of experts and resources within one central department may result in a more effective decision making. This concentration of experts and resources within one central department may result in more effective decision making environment and higher quality risk monitoring and control. Further, having access to the Keshi's group's entire cash funds may give company access to large and more diverse investment markets। हाँ, एक्चुअली डाइवर्स इन्वेस्टमेंट मार्केट्स मिल सकते हैं, राइट। ये भी हम बोल सकते हैं। These factors could result in increasing companies' cash inflows as long as benefits from such activity outweigh the costs. अभी आगे, decentralizing Keshi's treasury function to its subsidiaries may be beneficial in several ways.
अच्छा, बेनिफिट्स भी पता है क्या इन्होंने? अच्छा, पॉसिबल रीजंस फॉर डिसेंट्रलाइजिंग बोला है, ओके। मुझे लगा मतलब वो मतलब एक का एडवांटेज और दूसरे का नहीं बताना है, ऐसा था। इसमें दूसरे का कुछ बोला ही नहीं। बट अगर मैं डिसेंट्रलाइज के बेनिफिट्स बताऊंगा तो मैं यही बोलूंगा कि हमें लोकल रूल ज्यादा पता होंगे और हम लोकल वेंडर्स एंड कस्टमर्स के साथ ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और बाय कर पाएंगे। और अपॉर्चुनिटीज के लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा, तो मोटिवेशन एंड वो सब बिल्डअप होगा, बस ये मैं बोलता। each subsidiary may be better placed to take local regulations, customs and practice into consideration. An example of customs and practice in the case of Susan's needs to use सलाम कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये यहाँ पे आया है, ओके। अच्छा, तो ये एक सब्सिडरी है जिनको सलाम कॉन्ट्रैक्ट यूज करने हैं, तो इनको परमिशन वरना लेना पड़ेगा, ओके। Instead of conventional derivative products which the centralized treasury department may use as a matter of course, okay। तो ये locally basically मतलब ये चीज कंट्री में बेच ना सूजन, वहां पे शायद सलाम कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो चलते होंगे और इसको भी सलाम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आना है। लेकिन क्योंकि सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट बेसिकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को यूज करे जैसे ऑप्शंस हुए, तो इसको भी वही यूज करना पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। गिविंग द subsidiaries more autonomy on how they undertake their own fund management may result in increased motivation and effort from the subsidiaries senior management, and thereby increase future income. Subsidiaries which have access to their own funds may be able to respond to opportunities quicker and establish competitive advantage more effectively। तो सेम चीज की ज्यादा जल्दी ये लोग फंड्स मतलब इकट्ठा कर पाएंगे और कॉस्ट का एडवांटेज ले पाएंगे, शायद बल्क परचेज का भी एडवांटेज ले ले, ऐसा।